नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और ये जो पेपर है एक्चुअली आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स और ऑफलाइन एग्ज़ाम दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मैंने इसमें आपका सुलेख और जो आपका क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन होता है उसको स्किप कर दिया है। आपके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, बाकी इसके अलावा ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में भी और चाहे ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में भी वो सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आपके बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस आपके जो क्वेश्चंस फ्रॉम दी गद्यांश, पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, ग्रामर के क्वेश्चंस वो सब इसमें कवर किए गए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा नया है चैनल पर पहले तो आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो। तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है क्वेश्चन पेपर को। फर्स्ट इज खंड अ, जिसमें आपकी बुक से आपके पठित गद्यांश, बुक के क्वेश्चन आंसर्स, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। खंड ब में पूरा अपठित गद्यांश और ग्रामर हम लोग कवर करेंगे, बिकॉज यही 4 पार्ट बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। सो पहले आपका पठित गद्यांश है ये, इसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 15 साल की होते होते इला काठियावाड़ी काशीदारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक ऐसा भी समय आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक भी थी। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँकों का इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। तो आपको जो चैप्टर है आपका इला का, उसके बारे में इसमें बताया हुआ है। उससे ये एक पैराग्राफ लिया गया है आपका। और वैसे तो पार्ट में आपको काफ़ी कुछ बताया गया इला के बारे में, यहाँ पर मेनली उसकी जो कशीदाकारी थी उसके विषय में बताया गया। प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, 15 साल की होते होते इला कौन सी कशीदाकारी में माहिर हो गई थी। तो 15 साल की होते होते वह काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो गई थी। अगला प्रश्न है, एक बार इला के द्वारा काढ़े गए कपड़ों की क्या लगी थी। तो उसके काढ़े गए कपड़ों की प्रदर्शनी लगी थी। अगला प्रश्न है, पत्तियों को इला ने किससे सजाया था। तो पत्तियों को इला ने चिकनकारी से सजाया था। आखिरी प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को किससे उठा रखा था। तो उनकी ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। डंडियों को किससे उबारा था। तो डंडियों को कांथा से उबारा था। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको एज इट इज़ इसमें से मिल जाएंगे। अब आपको पता है कि 2 टाइप के आपके पठित गद्यांश या फिर अपठित आ सकते हैं। एक तो आपका पैराग्राफ और दूसरा आपकी पोयम में से भी आ सकता है। तो एक पोयम का भी देख लेते हैं। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। खिलौना जो वाला जो चैप्टर है आपका, उससे ये लिया गया है कि कौन सा खिलौना मुझे चाहिए। उसके बारे में आपको ये एक पैराग्राफ दिया हुआ। क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। ओके, आगे भी है, यही रहूँगा कौशल्या मैं, तुमको यही बनाऊंगा, यह तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, परमा बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। प्रश्न है आपके, बच्चा क्या खरीदने की बात कर रहा था। तो लास्ट उसमें बताया गया वो क्या खरीदना चाहता था, तीर कमान। तो मैं क्या लूँगा, तलवार खरीदूंगा या फिर तीर कमान लूँगा। तो बच्चा तलवार या तीर कमान लेना चाहता था। बच्चा किसको मार भगाएगा, असुरों को और ताड़का को। असुरों को मार भगाऊंगा और ताड़का, तो दोनों आप लिखेंगे, बच्चा ताड़का और असुरों को मार भगाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे ही कुछ दिन करते करते बच्चा किसकी तरह बन जाने की बात करता है। तो इसी तरीके से करते करते बच्चा एक दिन रामचंद्र जी बन जाने की बात करता है। अगला प्रश्न है, बच्चा हंसते हंसते कहाँ जाने को तैयार है। तो बच्चा हंसते हंसते वन जाने को, जैसे कि रामचंद्र जी गए थे उसी तरीके से वह तुम कह दोगे तो वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। तो बच्चा हंसते हंसते वन जाने की बात कर रहा है। बच्चा किसके बिना वन में नहीं रह पाएगा, बच्चा माँ के बिना वन में नहीं रह पाएगा। ये आपके इसके प्रश्नोत्तर हो गए। अब आते हैं आपकी बुक के प्रश्नोत्तरों पर, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत कब हुई पता होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1973, 15 अगस्त 1972, 14 अगस्त 1972। तो शुरू हुई थी 15 अगस्त 1972 को। अगला प्रश्न, इला कितने साल की थी। आपने उसमें भी देखा था, जो स्टार्टिंग में आपको पैराग्राफ दिया होता है, इला 15 साल की थी जब उसने कशीदाकारी शुरू की थी। केशव कितने साल का था, केशव 10 साल का था।
खिलौने वाला कविता में बच्चा अपनी माँ को क्या बनाना चाहता है, सीता, मीरा या फिर कौशल्या। अभी हमने उसमें भी देखा कौशल्या बनाना चाहता है। अगला प्रश्न है असम में फसलों के त्यौहार को क्या कहा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैं सरहुल की अगर बात करूं तो सरहुल कहा जाता है झारखंड में। ओके, बिहू कहा जाता है आसाम में, तो आसाम में क्या कहा जाएगा, बिहू। उसका तीसरा प्रश्न उत्तर सही होगा। लोहड़ी कहा जाता है पंजाब में। आपको तीनों ही पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है लोनपोगार तिब्बत के क्या थे, राजा, मंत्री या फिर चोर। तो लोनपोगार तिब्बत के मंत्री थे। रिक्त स्थान भरिए। लोनपोगार ने अपने बेटे को कहाँ भेजा, तो लोनपोगार ने अपने बेटे को भेजा था शहर। अगला प्रश्न है तमिलनाडु में फसलों के त्यौहार को क्या कहा जाता है। फसलों के त्यौहार को वहाँ कहा जाता है पोंगल। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको जो एमसीक्यू की हमारी वीडियोस हैं जिसमें कि हम लोग क्विज करते हैं आपके, उसमें करा चुकी हूँ आपको। तो अगर आपने उसको ध्यान से देखा आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स आते होंगे। अगला प्रश्न है इला गुजरात के किस जिले में रहती थी। इला गुजरात के काठियावाड़ जिले में रहती थी। अगला प्रश्न है आपका किसी भी जगह का पिन कोड कितने नंबर का होता है। तो ये आपका होता है 6 अंकों का पिन कोड होता है, 6 नंबर्स का। अगला प्रश्न है आपका राम, कौशल्या और ताड़का ये तीनों किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। तो ये सभी है रामायण के पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोनपोगार ने लड़की को 9 हाथ लंबी राख की क्या बनाने को कहा। तो उसने 9 लंबी राख की रस्सी बनाने को कहा था। रस्सी उत्तर होगा इसका। उसके बाद कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न डाले गए हैं। ये प्रश्न आपके जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑफलाइन वालों के लिए मैं सिर्फ रीड कर देती हूँ, आपको इनके आंसर्स पता ही होंगे। पहला प्रश्न है मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं। माँ के अलावा घर में कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा। इला 10वीं की परीक्षा पास क्यों नहीं कर पाई। ओके, तो आप लोग इनको भी प्रिपेयर कर लेंगे। कुछ लॉन्ग आंसर्स भी दिए हुए हैं आपको। पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। बुराई पर अच्छाई की जीत वाले त्यौहार कौन कौन से हैं, किसी एक का वर्णन करो। जहाँ चाह वहाँ रहा, इस पाठ से में क्या सीख मिलती है। अगेन नाम से ये ऑफलाइन वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनलाइन आप जानते हैं राइटिंग के लिए बहुत कुछ नहीं दिया जाता है आपको। जनरली क्वेश्चन जो आते हैं वो ऑप्शंस वाले आते हैं आपके। ये आपका खंड अ था, आप खंड ब पर आते हैं। इसमें आपका पूरा अपठित गद्यांश और आपकी ग्रामर हम लोग कवर करेंगे, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो एक गद्यांश ले लेते हैं पहले, इसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। आदर्श विद्यार्थी वह है जो स्वभाव से ही विद्या अनुरागी और अनुशासित हो। आदर्श जो विद्यार्थी स्टूडेंट उसको कहा जाता है जो अपने नेचर से ही विद्या का अनुराग करने वाला, मतलब उसको अच्छे से समझने वाला और अनुशासन में रहने वाला हो। आदर्श विद्यार्थी सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखता है। जीवन सादा होना चाहिए, विचार जो है वो ऊंचे होने चाहिए। वह व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करता, बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद वो नहीं करता है। सदाचार और स्वावलंबन आदर्श विद्यार्थी के गुण हैं। सदाचार यानी कि सदाचारी होता है, खुद पर निर्भर रहता है, ये उसके गुण है। आदर्श विद्यार्थी समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। वह समाज के उपेक्षित वर्ग की हर संभव सहायता करता है। जो वर्ग उपेक्षित है, जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है समाज में, वो उनकी हर तरीके से सहायता करता है। उसका व्यवहार सदैव प्रशंसनीय होता है। सब उसके व्यवहार की, उसके जो नेचर उसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। तो आपको एक आदर्श विद्यार्थी के बारे में बताओ। प्रश्न पूछा हुआ है आपसे, विद्यार्थी कौन कहलाता है। विद्या प्राप्त करने वाला, सदाचारी या फिर अनुशासन में रहने वाला। तो विद्यार्थी किसे कहते हैं, आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ, विद्या प्राप्त करने वाले को विद्यार्थी कहते हैं। अगला प्रश्न है आदर्श विद्यार्थी किसमें विश्वास रखता है। सादा जीवन में, उच्च विचार में। सादा जीवन उच्च विचार में, तो वो दोनों में ही विश्वास रखते हैं। स ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न है आदर्श विद्यार्थी किसके प्रति कर्तव्यों का पालन करता है। अपने प्रति, समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति। तो वह समाज के प्रति जो उसके कर्तव्य है हमेशा उनका पालन करता है। अगला प्रश्न है जो स्वभाव से विद्या के अनुरागी और अनुशासित हो वह कैसे विद्यार्थी होते हैं। बदमाश विद्यार्थी, आदर्श या फिर बुरा। वो हमेशा कहलाते हैं आदर्श विद्यार्थी। आदर्श विद्यार्थियों के ही गुण हैं। आदर्श विद्यार्थी का व्यवहार कैसा होता है। अप्रशंसनीय, प्रशंसनीय या फिर दयनीय। तो उसका व्यवहार हमेशा ही प्रशंसनीय होता है। ओके, तो आप इसको ढंग से अच्छे से अगर पढ़ लेंगे पैराग्राफ को, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब आपको एक कविता देते हैं, क्योंकि कविता भी आ सकती है एग्जाम में। दोनों तरीके से आप गद्यांश का और आपके जो
पोएम्स है, दोनों की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो एक गद्य मैंने दिखा दिया, अब एक पद्य देख लेते हैं। हरी भरी हरियाली वाली धरती माता गीत सुनाती, सोना चांदी तांबा पीतल इस धरती में भरा हुआ है, हीरा पन्ना नीलम मोती इस धरती में गड़ा हुआ है, तभी हमारी भारत माता सोने की चिड़िया कहलाती। हरी भरी हरियाली वाली धरती माता गीत सुनाती, गेहूं सरसों चना मटर जो के लहराते खेत मनोहर, पीले पीले सोने जैसे कितने प्यारे कितने सुंदर, मस्त पवन के झोंके खाकर डाली डाली है लहराती। बहुत अच्छी कविता है। अब आपसे प्रश्न पूछा गया, धरती माता क्या सुनाती है, गीत कहानी या फिर लोरी? तो धरती माता गीत सुनाती है। अगला प्रश्न है, सोना चांदी तांबा पीतल कहाँ भरा हुआ है, घर में, धरती में या स्कूल में? तो धरती में। अगला प्रश्न है, हमारी भारत माता क्या कहलाती है, मोर बत्तख या सोने की चिड़िया? तो धरती माता सोने की चिड़िया कहलाती है। अगला प्रश्न है, गेहूं सरसों चना मटर जौ के क्या लहराते हैं, बादल पंखा या फिर खेत? तो इनके खेत लहराते हैं। मस्त पवन के झोंके खाकर क्या लहराते हैं, पत्ते पत्ती पत्ती डाली डाली फूल फूल? तो लास्ट में आपको दिया डाली डाली लहराती है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। ओके, तो ये आपकी एक पोएम की भी आपने प्रैक्टिस कर ली। अब हम आते हैं व्याकरण पर। पहला प्रश्न है आपका, भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है? ये क्वेश्चंस आपके ऑफलाइन एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन में आपसे जनरली अगर लिखने को पूछा जाता है आपके स्कूल में तो आपके लिए भी हो सकते हैं। तो भाषा व्याकरण जो है भाषा को एक ढांचा देता है, सीक्वेंस कहाँ, कौन सा शब्द कहाँ आएगा, कौन सा वचन कहाँ लगाना है। ओके, तो एक तरीके से उसको शेप प्रोवाइड करता है व्याकरण। बाकी जो आपके टीचर ने आंसर लिखाया होगा क्यों ग्रामर इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज में, वो आप आंसर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, संज्ञा के भेद बताइए एवं भाववाचक संज्ञा के उदाहरण लिखिए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, सेकंड होता है आपका जातिवाचक, और थर्ड है हमारा भाववाचक, जिसकी बात हो ही रही है यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जो किसी के भावों को बताती हो। इसके 2 उदाहरण आपको देने हैं, तो खुश, ईमानदार, ईमानदार, बेईमान, ऐसे आप कोई भी 2 शब्द लिख सकते हैं जो किसी के भावों को बताता है कि वो क्या फील कर रहा है। अगला प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? लिंग वो शब्द होते हैं जो कि किसी भी चीज़ का स्त्री या पुरुष होने का बोध कराते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। बाकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको आपकी ग्रामर की बुक में मिल ही जाएगी, मैं सिर्फ आपको वैसे बता रही हूँ आंसर कैसे लिखना आपको, पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, शब्द किन्हें कहते हैं? शब्द जो अक्षर को मिलकर बनते हैं उन्हें शब्द कहते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। जैसे मैंने लिखा शीतल, ये एक शब्द है, तो श ई की मात्रा आई, त आया और ल आया, तो ये कुछ हमारे शब्द अक्षर जो है आपके कुछ व्यंजन और कुछ आपके स्वरों को मिलकर ये शब्द बना है। आप कोई और भी शब्द ले सकते हैं, किसी का नाम भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने लिखा विशाल, तो व आपका एक अक्षर था व्यंजन, इस पर मात्रा आई ई की स्वर, देन श एक शब्द था, आ की मात्रा आई एंड ल, तो इसको मिलकर एक नया शब्द बन गया। अगला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम होते हैं जो शब्द संज्ञा के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण वह, यह, मैं। अब मैंने कह दिया मैं, अब आपको मेरा नाम नहीं पता, ओके, लेकिन बात आपको पता है कि मेरी बात हो रही है, तो मैंने अपने नाम की जगह मैं कह दिया, तो ये आपका सर्वनाम है। राम बहुत अच्छा लड़का है, वह घूमने जा रहा है, तो वह कौन, राम की ही बात हो रही है यहाँ पर, तो मैंने राम की जगह वह लिख दिया। बार बार राम ना कह के हम अब उसको वह कहेंगे, तो ये आपका सर्वनाम होता है जो शब्द संज्ञा के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं। 9वां प्रश्न है आपका, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि आपको पता होनी चाहिए। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, और पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, गुरुमुखी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर होगा 14 सितंबर, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वचन बदलिए। झंडा, एक झंडा, बहुत सारे होंगे तो क्या होंगे? झंडे। भाषा, भाषाएं, भाषाएं। लकड़ी, लकड़ियाँ, दियाँ। तस्वीर, तस्वीरें, तस्वीरें। ओके, इस तरीके से आप वचन बदल देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। प्रथम, प्रथम का तद्भव रूप होता है पहला, हिंदी में हम लोग पहला ही बोलते थे, लेकिन पहला सही शब्द नहीं है, सही शब्द प्रथम है। दधी, दधी का होता है दही, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी में यूज़ करते हैं। सूर्य, सूरज, और ग्राम का होता है गांव। ओके,
अगला प्रश्न है लिंग बदलिए। भील, भील का लिंग बदलना है तो भीलनी। नाग, नागिन। सम्राट, सम्राज्ञी। विद्वान, सम्राज्ञी। विदुषी। ओके, तो ये आपके स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलोम शब्द लिखिए। स्वस्थ, जो जिससे कोई बीमारी ना हो तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा बीमार या फिर रोगी आप कह सकते हैं। जीवन, मृत्यु, मृत्यु। नेक्स्ट इज गुण, गुण का हो जाएगा अवगुण या फिर आप दोष भी कह सकते हैं, गुण एंड दोष। अगला प्रश्न है दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दुख, विषाद और अप्रसन्न। अप्रसन्न होना मतलब दुखी होना, दुख का एक विषाद भी होता है। नेक्स्ट नदी, सरिता, तरंगिनी, तरंगिनी। ओके, अगला प्रश्न है राजा, महाराज एंड बादशाह। आप देख लीजिए आपको कितने शब्द इसमें से आते हैं। अगला प्रश्न है बगीचा, बाग और उपवन। ओके, ये इसके पर्यायवाची शब्द हो गए। नेक्स्ट इज श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। अनल, अनिल, तो अनल का मतलब होता है आग, बोलने में एक जैसे लगते हैं। अनिल का मतलब होता है हवा, लेकिन देखिए मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है इनके। अगला प्रश्न है बेल, बेल होती है आप एक तरीके का वृक्ष, पेड़ का टाइप होता है, जैसे क्लाइंबर जिसको आप बोलते हैं। और बैल आपका एक पशु है, ये पशु है, ये एक तरीके का पौधा है। अगला प्रश्न है दिशा, डायरेक्शन जिसे आप कहते हैं। एंड दशा, दशा मतलब आपकी क्या दशा है। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो क्या कहेंगे आप, दिशा के आप क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं। दिशा किसे कहते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लिख दीजिए, इसका यही अर्थ हो जाएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ओके, और दशा की अगर हम बात करें तो दशा हम बोलते हैं हालत की, तुमने अपनी क्या दशा बना रखी है, हालत, या फिर अपनी इस दशा के आप खुद जिम्मेदार हैं, हालत की। नेक्स्ट इज कपट, कपट होता है छल, धोखा देना किसी को, धोखा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज कपाट, कपाट हम बोलते हैं दरवाज़ा। ओके, तो ये कुछ आपके श्रुति सम, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन भिन्न अर्थ दो सभी के डिफरेंट है। सो ये आपका एक क्वेश्चन पेपर था जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर करने की कोशिश की गई है। आप देख लीजिए आपको कितना आता है और एक तरीके से प्रिपरेशन भी होगी आपकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड थैंक्स अगेन।